बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण। नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व क्यों है? नियंत्रण प्रबंध का एक अभिन्न अंग या चरण है। नियंत्रण के बिना प्रबंधक प्रबंध की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकता है। प्रभावी नियंत्रण के बिना प्रबंधक अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु लोगों से कार्य नहीं करवा सकता है। नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व को हम बिंदुओं द्वारा सबसे पहला आता है पॉइंट, संस्था का निर्बाध संचालन करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व है। पीटर ड्रकर के अनुसार नियंत्रण साधनों एवं लक्ष्यों तथा साधनों, परिणामों एवं प्रयासों में संतुलन बनाए रखता है। जब इनमें संतुलन होता है तो संस्था का निर्बाध संचालन होता रहता है। दूसरा पॉइंट आता है वृहद संस्थाओं का प्रबंध। आधुनिक युग में कई बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वे कई संस्थाएं स्वचालित एवं कंप्यूटर से संचालित तकनीक से वृहद स्तरीय उत्पादन करती हैं। वे बहुत बड़े भूभाग में अपने उत्पादों एवं सेवाओं का वितरण करती हैं, अतः उन्हें जटिल कार्य वातावरण में कार्य करना पड़ता है। उनको वातावरण की कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धी क्षमता को बनाए रखना। प्रतिस्पर्धी होना एक बात है, किंतु चुनौतीपूर्ण वातावरण में दीर्घकाल तक प्रतिस्पर्धी बने रहना अलग बात है। दीर्घकाल तक प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखने के लिए संस्था में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट आता है लक्ष्यों की प्राप्ति। नियंत्रण संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। नियंत्रण व्यवस्था से संस्था के कार्यों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि उनमें उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा हो तथा कार्यों से भटकाव को रोका जा सके। फलतः संस्था के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सुविधा होती है। नेक्स्ट आता है नियोजन की सफलता। नियंत्रण कार्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्था में प्रत्येक कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो सके। नियोजन की सफलता की प्राथमिक आवश्यकता नियंत्रण ही है। नियंत्रण के बिना प्रबंधक यह नहीं जान पाएंगे कि उनकी योजनाएं सफल हो रही हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट आता है निर्णयन में सुविधा। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रबंधकों के निर्णय प्राय नियंत्रण संबंधी निर्णय ही होते हैं। नियंत्रण व्यवस्था से यह ज्ञात हो जाता है कि वास्तविक निष्पादन कार्यों एवं प्रमापों के बीच क्या अंतर या विचलन है। प्रबंधकों को यह निर्णय करना होता है कि वे इन विचलनों को या अंतरों को कैसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण। अधिकार प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए नियंत्रण परम आवश्यक है। पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के बिना अधिकार प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण के समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रभावी निर्देशन। पीटर ड्रकर का मानना है कि निर्देशन नियंत्रण के समरूपी है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभावी नियंत्रण द्वारा प्रभावी निर्देशन किया जा सकता है। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रबंधक संस्था के कार्यों को प्रभावी रूप से निर्देशित कर संस्था के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है समन्वय में सहयोग। कर्मचारियों की प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था से संस्था में आदेश की एकरूपता बनी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के लोगों के कार्यों एवं व्यवहार में एकता एवं समरूपता बनी रहती है। इसी से संस्था के लोगों में सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अभिप्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा एवं उनके मनोबल में वृद्धि के लिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। नियंत्रण के कारण कर्मचारी कार्य बेहद ढंग से पूरा कर पाते हैं तथा संभाल पाते हैं। इससे कर्मचारियों को अधिक अच्छा कार्य करने की चुनौती मिलती है। नेक्स्ट आता है
ईमानदारी एवं अनुशासन। व्यवसाय में मुद्रा के लेन देन में, व्यापार में तथा कई अन्य मामलों में व्यक्ति लालच में आ सकता है। नियंत्रण द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति इन लालचों में न फंसे तथा संस्था में ईमानदारी एवं अनुशासन का वातावरण बनाए रख सके, इसलिए भी नियंत्रण का महत्व है। नेक्स्ट आता है यथा समय कार्य निष्पादन। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था कार्यों के यथा समय निष्पादन में योगदान देती है। पूर्व निर्धारित कार्य सूचियों, कार्यक्रमों, समय सारणियों आदि नियंत्रण तकनीकों के माध्यम से यथा समय कार्य निष्पादन को सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नियंत्रण व्यवस्था या त्रुटियों पर अंकुश एवं उनका संशोधन। नियंत्रण व्यवस्था में प्रत्येक कार्य की प्रमाप या योजना से तुलना की जाती है। फलतः कार्य निष्पादन में हो रही त्रुटियों की जा रही अनियमितताओं का ज्ञान होता रहता है। नेक्स्ट आता है मितव्ययिता को प्रोत्साहन। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था से संस्था के संसाधनों में प्रभावी एवं कुशलतम उपयोग में सुविधा होती है। इससे संस्था के संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लग जाता है। नेक्स्ट आता है संस्था में स्थायित्व। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था संस्था में स्थायित्व लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों यथा नियोजन, नीतियों, नियम, उपनियम, बजट, प्रमाप, मानक व्यवहार या आचरण के नियम आदि संस्था को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तनशील वातावरण का अंगीकरण। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करती हैं। उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, तकनीकों, उपभोक्ता पसंद, राजकीय नीतियां, निगमीय एवं श्रम संनियम, कर्मचारी व्यवहार, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं आदि सभी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा संस्था एवं संस्था की संपत्तियों का संरक्षण। वर्तमान वातावरण में संस्था एवं उसकी संपत्तियां अनेक प्रकार की जोखिमों से घिरी हुई हैं। ये जोखिमें प्राकृतिक आपदाओं, वित्तीय घोटालों, कार्यस्थलीय हिंसाओं, सुरक्षा चक्रों, आतंकी हमलों आदि के कारण हैं। प्रबंधकों को इन जोखिमों पर नियंत्रण एवं इनसे सुरक्षा हेतु प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नियंत्रण की तकनीक या साधन। नियंत्रण के साधन या तकनीक में आता है सबसे पहली तकनीक आती है अवलोकन या निरीक्षण। कर्मचारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके तथा कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके उनके कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यदि अधिकारी पहुंचते रहते हैं और उनके कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं तो उनका प्रभाव नियंत्रण जैसा ही होता है। ऐसा करने से न केवल अधिकारी को अपने कर्मचारियों के कार्यों का ही ज्ञान होगा बल्कि उनके नियंत्रण के साथ साथ उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है उदाहरण। कहते हैं कि कहने से करना भला। उक्ति पर्याप्त सत्यता रखती है। एक अधिकारी जो अपने अधीनस्थों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है उसे अपने अधीनस्थों के समक्ष अपने कार्यों एवं व्यवहार का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नीतियाँ। नीतियाँ वे सामान्य विवरण या मार्गदर्शक सिद्धांत है जो एक संस्था द्वारा अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शक तत्वों के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। नीतियों के आधारभूत लक्षण यही है कि ये प्रभावी कार्यों के नियंत्रण का आधार होती हैं, इसीलिए इन्हें भी नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट आता है अभिलेख एवं प्रतिवेदन। अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को भी परिणामों के माप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनमें योजनाओं के बीच तुलना की जा सकती है। अभिलेख एवं प्रतिवेदन का नियंत्रण के अच्छे साधन के रूप में प्रयोग करना तभी संभव होता है जब वे सरल हो। नेक्स्ट आता है चार्ट्स एवं मैनुअल्स। संगठन के चार्ट अधिकारियों एवं प्रबंधकों को संगठन ढांचे का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये चार्ट आपसी संबंधों एवं कार्य समूह को भी स्पष्ट करते हैं। इस चार्ट संस्था में परिवर्तन करने एवं नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है
लिखित निर्देश। अधीनस्थों के कार्यों के नियंत्रण के लिए लिखित निर्देश भी प्रयोग में लाए जाते हैं। सभी लिखित निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है लेखाक्रम। लेखाक्रम भी कुशलता को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात लेखाक्रम के 3 पहलू होते हैं। प्रथम पहलू होता है व्यावसायिक स्वेदों को लिखना चाहिए, दूसरा दैनिक व्यावसायिक क्रियाओं को नियंत्रित करने, और तीसरा आता है व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए कुशलतम क्रियाओं का निर्धारण करने से संबंधित। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी प्रबंधकों के लिए नियंत्रण करना एक अन्य साधन ब्रेक इवन चार्ट या विश्लेषण भी है। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट का नियंत्रण में महत्व इसलिए है कि यह उत्पादन की विभिन्न मात्राओं एवं लागतों में संबंध बताता है, मूल्य निर्धारित करता है तथा विक्रय की मात्राओं एवं लाभों में संबंध दिग्दर्शित करता है। नेक्स्ट आता है बजट। नेक्स्ट टेक्निक हमारी संस्था का बजट नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। हेमेन ने कहा है कि बजट प्रबंधकीय नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपकरण है। बजट के माध्यम से किया गया नियंत्रण बजटरी नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। बजट ऐसी योजना है जिसमें किसी निश्चित भावी अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजना को वित्तीय सम्मकों में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक आती है या साधन आता है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण सम्मकों के आधार पर नियंत्रण करने की एक तकनीक है। इस तकनीक में संस्था के विभिन्न विवरणों से प्राप्त सम्मकों के बीच पाए जाने वाले संबंध को परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सम्मकों के बीच इस परिमाणात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमाप लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के लिए प्रमाप लागत लेखांकन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें श्रम, कच्चे माल, परिव्यय इत्यादि सभी प्रमाप पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात इन प्रमापित लागतों से वास्तविक लागतों की तुलना करके उनके विचलनों को ज्ञात किया जाता है। विचलनों के ज्ञात होने के साथ ही उन विचलनों के कार्यों को भी ज्ञात किया जाता है। तब उचित कार्यवाही करके प्रबंधक उन विचलनों को दूर करते हैं। नेक्स्ट आता है आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण। संस्था के अपने ही अधिकारियों की सहायता से संस्था के कार्यकलापों एवं लेखों का निरंतर रूप से अंकेक्षण करवाना आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वैधानिक वैधानिक अंकेक्षण। कंपनियों तथा कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं के लिए वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। इस अंकेक्षण से पूंजी एवं संपत्ति के विवरण की सत्यता को प्रमाणित होती है, साथ ही साथ उनकी प्राप्तियों एवं भुगतानों की प्रामाणिकता का भी ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध की क्रियाओं के नियंत्रण के लिए प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है। इस अंकेक्षण से संस्था में प्रबंध के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है तथा ज्ञात किया जाता है कि प्रबंधक के स्थापित सिद्धांत प्रमापित व्यवहार से किस प्रकार से भिन्न एवं किस सीमा तक प्रभावी है। नेक्स्ट आता है सांख्यिकी तकनीक। नियंत्रण की कुछ सांख्यिकी तकनीक भी हैं जिनका प्रबंधक उपयोग करते हैं। औसत, प्रमाप विचलन, निर्देशांक, सहसंबंध, रेखाचित्र, निर्देशन इत्यादि सब प्रमुख सांख्यिकी तकनीक है जिनका नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है हमारी टेक्निक गणितीय तकनीकें। नियंत्रण के लिए आधुनिक समय में गणितीय तकनीकों का भी विकास हो चुका है, जैसे PERT CPM, रेखीय कार्यक्रमण, सिमुलेशन, रेखा या कतार सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत इत्यादि गणितीय तकनीकें काफ़ी उपयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद में आता है हमारा नियंत्रण का महत्व है टेक्निक से, किंतु उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहली सीमा आती है नियंत्रण की मानवीय प्रकृति। नियंत्रण मानवीय कार्यों पर किया जाता है, किंतु मनुष्य उन नियंत्रणों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश समझने लगता है। कई बार नियंत्रण प्रयासों को हस्तक्षेप समझता है, फलतः नियंत्रण अप्रभावी रहता है। नेक्स्ट आता है बाह्य घटकों पर नियंत्रण असंभव।
नियंत्रण केवल संस्था की आंतरिक क्रियाओं पर ही किया जा सकता है, संस्था के बाह्य घटकों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रमाप निर्धारित करना कठिन। नियंत्रण करने के लिए किसी कार्य की प्रमाप से तुलना की जाती है और जब प्रमाप कार्य के प्रमाप के अनुकूल नहीं होता तो नियंत्रण की कार्रवाई की जाती है। किंतु दुनिया में कई ऐसे कार्य हैं जिनको मापना संभव नहीं होता, जिनके प्रमापों को निश्चित करना भी कठिन होता है। नेक्स्ट आता है सुधारात्मक प्रयासों की सीमाएं। कई बार नियंत्रण करने के लिए विचलनों का पता लगा लिया जाता है, किंतु उन विचलनों को समाप्त करने के लिए सुधारात्मक प्रयास करना संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है अत्यधिक खर्चा। कभी कभी ये देखा जाता है कि नियोजनों तथा वास्तविक कार्यों में विचलनों को ज्ञात करने में इतना धन व्यय करना पड़ता है कि संस्था के लिए कार्य असंभव हो जाता है। नेक्स्ट आता है दायित्व निर्धारण की समस्या। सामान्यतः कार्यों का निष्पादन समूह के अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कार्यों का प्रमापों के अनुरूप नहीं होने पर किसी एक व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करना कठिन होता है, फलतः नियंत्रण अप्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट आता है विचलनों के मापन में कठिनाई। कई बार वास्तविक कार्य परिणामों एवं प्रमापों की तुलना करने पर भी विचलन ज्ञात करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा समुचित सूचना का अभाव। कभी कभी कार्यों के निष्पादन की सही सूचना नहीं मिल पाती है, कभी कभी असत्य एवं अधूरी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप प्रभावी नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।